नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में 11 मई 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में दरअसल एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री निम्न में से कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया। देखिए, इस पुस्तिका का लोकार्पण अभी वर्तमान में जो बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं संजय श्रावगी, इनके द्वारा किया गया। अच्छा, इसको लेकर यानी कि एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार को लेकर पूरी जानकारी हमने पिछले वीडियो में विस्तृत तौर पर आपको दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ दरअसल कि एक समय निर्धारित कीजिए, करंट अफेयर्स की इस सीरीज को जरूर एकदम निरंतरता के साथ फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चूमेगी। इस तरह का संग्रह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न है कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में, यहाँ पे कार्यान्वयन लिखा गया, यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए क्रियान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है। देखिए, इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें, एक सेकंड यहाँ पर आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। क्रियान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा बिहार। इसमें वर्तमान में जो नई खास करके रिपोर्ट आई है, इसके आधार पर अपना बिहार तीसरे स्थान पर है। आइए इसको लेकर संबंधित तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बिहार तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अच्छा, पहले और द्वितीय स्थान पर कौन है? तो रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर इसमें वर्तमान में शीर्ष पर है और तमिलनाडु उसके बाद दूसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट कौन सी है? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, यानी कि रोजगार दिलाने में, इस योजना के तहत रोजगार दिलाने में युवाओं को जो खास करके बेरोजगार हैं, मतलब इसको लेकर अभी हम जानकारी देखेंगे ये है आखिर क्या। तो इसी के तहत इसमें जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है, तमिलनाडु द्वितीय स्थान पर और अपना बिहार तृतीय स्थान पर है। अच्छा, बात यहाँ पर हो रही है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2008 में, ये ध्यान रखिए 2008 में से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक उम्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करना, जिसके तहत उन्हें 20 से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाता है। तो इस योजना को लेकर ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि शुरुआत कब हुई थी और इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है। ये चीज़ें यहाँ पर इस पॉइंट में हमने दर्शाया है। अच्छा, यहाँ पर नवीनतम जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि बिहार तीसरे स्थान पर है, तो आइए कुछ पॉइंट है, कुछ डेटा है, उसे देख लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में बिहार से 35,406 आवेदन लोन लेने के लिए यानी कि ऋण लेने के लिए किया गया था इस योजना के तहत, जिनमें कि 8,077 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई। अर्थात इस योजना के तहत 8,077 आवेदकों को ये यहाँ पर ऋण मुहैया कराया गया है। ये चीज़ें समझिएगा। अब यहाँ पर एक बात और, चूँकि बात हो रही यहाँ पर उद्योग व्यापार की, युवाओं को खास करके जो बेरोजगार तबके के हैं उन्हें मतलब कि प्रेरित करने की दिशा में ये योजना चलाई जा रही है। तो ऐसे में अगर आपसे ये पूछे कि वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री कौन है, तो वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा। ये ध्यान रखिएगा इस वाले पॉइंट में। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो सुनील कुमार है। अगर आपसे ये पूछा जाता है बिहार के कृषि मंत्री कौन है, दरअसल कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, ये ध्यान रखिएगा। गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री नीतीश कुमार है। देखिए, यहाँ पर एक बात ये समझिएगा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त इन्हें गृह मंत्री का प्रभार मतलब इनके पास है, और वे सारे विभाग जो किसी को आवंटन नहीं हुए हैं वो सभी विभाग नीतीश कुमार के अंतर्गत हैं। मंत्रिमंडल को लेकर बहुत कॉमन सी जानकारी होती है कि किन्हें कौन सा विभाग सौंपा गया, लेकिन होता बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो अगर वो नहीं जानते हैं तो समझिए कि एक अंक आपके हाथ से निकल गया। तो नए मंत्रिमंडल को लेकर चीज़ों को जरूर समझिएगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए, लक्ष्य बिहार सरकार का है, हालांकि ये चीज़ें पहले ही मतलब निर्धारित किया जा चुका है, लेकिन अभी पुनः से ये खबरों में है। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2028 का ये लक्ष्य है, अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के अनुसार जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में
बिहार में 2028 तक हरित बिहार का सपना पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दरअसल बिहार सरकार का लक्ष्य 2028 तक हरित बिहार का है, यानी कि बिहार को हरा भरा बनाने का है। और ऐसे में ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके तहत आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, जो यहाँ पर हमने लिखा है कि जिसके तहत 2028 तक बिहार में 17% यानी कि 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, कई बार हमने आपको बोला है ये चीज़ें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित जो भी लक्ष्य होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से, किसी भी कैटेगरी से संबंधित हो, वो होते बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशेष रूप से इस तरह के प्रश्न ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार इस तरह के प्रश्न, लक्ष्य वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 2028 तक हरित बिहार के तहत बिहार में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया बिहार सरकार के द्वारा। अच्छा, इसमें कुछ बातें और भी है, जैसे कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 7% से बढ़कर 15.5% हो गया है, जो कि राज्य में 3208.47 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन क्षेत्र है इस रिपोर्ट के आधार पर, जो कि कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 3.44% है। जो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डेटा आपके बीच रखा गया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये भी समझिएगा कि मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है नवीनतम डेटा के आधार पर, जहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ वन आवरण 77,414 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का तकरीबन 25% है। आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भारत वाले मैप पर ये मध्य प्रदेश की स्थिति को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे चूंकि बात यहाँ पर हो रही है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को लेकर, एग्जाम पर्पस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने इस रिपोर्ट से संबंधित आपको बतलाया था। एक बार पुनः इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट की अगर हम बात करें, आपको बता दूं कि 21 दिसंबर 2024 को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया गया था। किनके द्वारा? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। कहां पर? तो देहरादून में। अच्छा, यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात, मतलब ये 2 वर्ष के अंतराल पर जारी होता है। ये 1987 से प्रकाशित किया जा रहा है। 1987 में ये पहली बार प्रकाशित किया गया था। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, यह भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। 2023 का जो ये रिपोर्ट है, अगर हम बात करें तो ये 18वीं रिपोर्ट है, ये यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके बीच हमने रखा है। ये चीज़ें पहले ही हम आपको बतला चुके हैं, एक नज़र पुनः से इसे देख लीजिएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त कई और भी पॉइंट है जो यहाँ पर विस्तृत तौर पर यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। टाइम निकाल के इसको देखना है, पढ़ना है, समझना है और याद करना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना हमें नजर आती है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वही सारे यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। चलिए, इसे स्किप करते हुए हम चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो ये अभी हाल ही में अपना देश भारत द्वारा लॉन्च किया गया। तो विकल्प नंबर डी करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार ने हाल ही में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है, जो आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। यही वो तस्वीर है जो कि मीडिया में अभी बहुत ज़्यादा खबरों में है। तो ये मतलब चिप आधारित पासपोर्ट लॉन्च किया है भारत। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश नहीं है, वो चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बायोमेट्रिक डेटा से लैस यह नया ई पासपोर्ट का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुरक्षा, दक्षता और सुविधाओं को बढ़ाना है, जिस उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ये पहल किया गया है। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में शामिल हो गया है, जहां पर पहले से ही इस उन्नत ई पासपोर्ट तकनीक का उपयोग हो रहा है। जो बड़े देश हैं, खास करके अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी ऐसे देशों में अब भारत का भी नाम शामिल हो गया है इस मामले में। यानी कि ई पासपोर्ट को लेकर के जो रिपोर्ट अभी आई है, जो खास करके ये चीज़ें अभी शुरू किया गया एक्चुअली में,
तो ये चीज़ यहाँ पर समझिएगा। अच्छा, बात यहाँ पर हो रही है पासपोर्ट की, तो ऐसे में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर कई जानकारी हम आपको दिए हैं अभी रिसेंटली। आइए इसको लेकर डिटेल में चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। देखिए 2025 की रैंकिंग में भारत 5 पायदान नीचे खिसक कर 85वें स्थान पर आ गया है। साथ ही भारतीय पासपोर्ट के जरिए अब 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है, जबकि इस शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में सिंगापुर शीर्ष पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगापुर शीर्ष पर है 195 देशों में वीजा फ्री एंट्री के साथ। जापान द्वितीय स्थान पर है 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री के साथ, यानी कि वीजा फ्री पहुंच के साथ। जबकि तीसरे स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड और दक्षिण कोरिया है, जहाँ के पासपोर्ट से 193 देशों में बिना वीजा के जाया जा सकता है। भारत को लेकर यह कहा गया कि भारत 50वें स्थान पर है और 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। अमेरिका इस पासपोर्ट की सूची में 9वें स्थान पर है। अच्छा, इस सूची में सबसे अंतिम स्थान की बात करें तो पाकिस्तान और यमन 103वें, इराक 104वें, सीरिया 105वें और सबसे निचले पायदान पर इन सभी में अफगानिस्तान 106वें स्थान पर हैं। ये चीज़ें यहाँ पर समझना है, जो खास करके अभी हमने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 को लेकर हमने जानकारी दिया है। आई होप ये चीज़ें क्लियर है, पहले से भी आपको मालूम होगा क्योंकि बहुत पहले ये चीज़ें हम आपको बतला चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराई जाती है। इस तरह के पोस्टर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि पर शेयर होती है। आप लोग हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर जरूर फॉलो कीजिएगा। बीपीएससी मेकर लिख कर वहाँ पर शेयर कीजिए, आप वहाँ पर हमें जरूर फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें जब शेयर होती है हमारी टीम की तरफ से, वो चीज़ें आपके पास पहुँचती है, आप उसे देखते हैं। जब उसे बार बार आप देखते हैं तो वो लंबे समय तक के लिए याद हो जाती है। अच्छा, बेहतर ये होगा कि आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पर डेली बेसिस पे जो 5:30 बजे सुबह में करंट अफेयर्स का यही वो पीडीएफ जो एक्चुअली अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही वो पीडीएफ है जो आपको वहाँ पर मिलता है। एकदम हूबहू इस तरह की जानकारी आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अच्छा, एक बात और, कल वाले वीडियो में हमें खास करके एक जानकारी मिली, कमेंट आया था कि वहाँ पर कहा जा रहा था कि सर वीडियो को इतना लंबा क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कई दफ़ा बोला है कि ये सीरीज का उद्देश्य सिर्फ प्रश्न और आंसर करके व्यू पाना नहीं है। अगर व्यू पाना रहता तो यहाँ पर बहुत व्यू आता। एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पर चीज़ों को हम करते हैं। व्यू इसलिए भी कम आता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो हैं वो एप्लीकेशन पे ही वीडियो देखते हैं, तो एप्लीकेशन का जो वॉच है वो यूट्यूब पे काउंट नहीं होता। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वीडियो लंबा होता है और जो डेडिकेटेड रूप से एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं वही वीडियो को देखते हैं। हमने आपको बोला था कि ये वीडियो जो मतलब क्लासेस जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं प्रत्येक दिन, ये 30 से लेकर 40 मिनट का होगा, क्योंकि हमें सारी जानकारी को कवर करना होता है। अगर आपके पास करंट अफेयर्स को देने के लिए 30 से 40 मिनट प्रत्येक दिन नहीं है तो बेशक आप इस सीरीज को मत देखिए। ठीक है, यही हम आपसे कहना चाहेंगे। आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहां पर एकदम प्रश्न और आंसर आपको फटाफट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट हैं जो हमें समझते हैं, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अभी जो बदलता हुआ स्वरूप है इस एग्जाम की, यानी कि बीपीएससी सहित और भी सारे एग्जाम की, जो अब क्वेश्चन को डीप में थोड़ा जाके पूछा जाता है, तो वैसे में यानी कि ऐसी स्थिति में आपको सारे तथ्यों को डिटेल में पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक दिन ये मान लीजिए कि 24 घंटे में से, ठीक है, 1 घंटा है करंट अफेयर्स को देना है और इसी सीरीज को देना है जो एक्चुअली अभी आप देख रहे हैं। 1 घंटे में नई नई चीज़ें तो हम आपको बतलाएंगे ही डेली बेसिस पर, प्लस यहाँ पर आपका रिवीजन भी करवाते जाएंगे। जैसे अभी हमने किया कौन सा रिवीजन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर। ये चीज़ें यहाँ पर आप अगर बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर होगी। ठीक है, विश्वास कीजिए, हम आपके साथ हैं और निरंतरता के साथ एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। चलिए अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। देखिए, निम्नलिखित में से किसे सूडान में चल रहे संघर्ष की जांच की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अभी देखिए कितनी जानकारी इस प्रश्न को लेकर आने वाली है, एकदम ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक देखिए। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त बी और सी दोनों। देखिए, डेक्लन वॉल्स और साथ साथ द न्यूयॉर्क टाइम को ये अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अतः फाइनल आंसर है विकल्प नंबर डी। देखिए, आपको बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता और कला के लिए दिए जाने वाले
पुलित्जर पुरस्कार के 109वें संस्करण की घोषणा हाल ही में की गई। ये पुलित्जर पुरस्कार का 109वां एडिशन है। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हुई थी वर्ष 1917 में और यह प्रत्येक वर्ष 23 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है 2025 को लेकर। आई थिंक ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, छोटा छोटा लिखा गया है। इसमें देखिए कैटेगरी क्या है, सार्वजनिक सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, और भी कई सारे कैटेगरी है। कुल मिला के 23 कैटेगरी है। हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर भी आपके बीच हमने रख दिया है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना, सार्वजनिक सेवा के लिए प्रोबलिका को, जो कि कैलिफोर्निया में एक गैर लाभकारी खोजी पत्रकारिता संस्था है, यहाँ पर इसके पत्रकारों द्वारा जो खोजी कार्य जो मतलब किया गया, इसके लिए सम्मानित किया गया है। जैसे यहाँ पर एक अगला जो कैटेगरी है वो है खोजी रिपोर्टिंग। समाचार एजेंसी राइटर्स के कर्मचारियों को उनके अमेरिका में फेंटेनाइल दवाओं के प्रवेश को लेकर जो जांच किया गया था उसके लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डेक्लन वॉल्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को उनके सूडान में चल रहे संघर्ष की जांच के लिए सम्मानित किया गया है। जबकि वहीं पर राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की बात करें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के कर्मचारी को एलन मस्क की जांच पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट है ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग। देखिए वॉशिंगटन पोस्ट के कर्मचारी को तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास की कवरेज के लिए सम्मानित किया गया था, जब ये चुनाव प्रक्रिया वहां पर मतलब चल रही थी। इस दौरान मतलब ये रिपोर्टिंग किया गया था, तो जिसके लिए इन्हें ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के तहत मतलब इस कैटेगरी के तहत सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2025 को लेकर मेरे दृष्टिकोण से ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो आपके बीच हमने रखा है। पूरी की पूरी यहाँ पर कैटेगरी पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पर दरअसल पुलित्जर पुरस्कार की बात हो रही है, आइए एक नज़र हम यहाँ पर भारतीयों के दृष्टिकोण से देखते हैं। देखिए भारतीय मूल के पुलित्जर पुरस्कार विजेता जो अब तक की अगर हम बात करें, यहाँ पर वो कंप्लीट सूची देख सकते हैं। देखिए गोविंद बिहारी लाल जो कि 1937 में इन्हें यह पुरस्कार मिला था और ये पहले भारतीय थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर यहाँ पर वो कंप्लीट सूची देख सकते हैं 2022 को लेकर, 20 को लेकर, फिर 18, 16, 14, 11, 13, 2000। यहाँ पर इन सभी में से आई थिंक ये वाला झुम्पा लाहिड़ी वाला एग्जाम में पूछा हुआ है और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 2022 में दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार से 2020 में ये सभी नाम आपको ध्यान रखना है जो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ये VBI है और आपको इसे याद रखना पड़ेगा। चलिए पांचवें प्रश्न पे आते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI का निदेशक निम्नलिखित में से कौन है जिनका हाल ही में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है? राइट आंसर होगा विकल्प नंबर A यानी कि प्रवीण सूद। आपको बता दूं केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला लिया। दरअसल ये बढ़ा दिया गया है। वर्तमान कार्यकाल की अगर बात करें तो 25 मई 2025 को वो समाप्त होने वाला था इनका, जिसे कि अब बढ़ाकर 24 मई 2026 तक विस्तारित किया गया है। दरअसल प्रवीण सूद 25 मई 2023 को 2 साल की अवधि के लिए CBI के निदेशक के पदभार ग्रहण किए थे। इस पद पर मतलब इस तिथि को उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब बढ़ाकर कर दिया गया 24 मई 2026। अच्छा कुछ जानकारी यहाँ पर हम लोग देखेंगे CBI को लेकर यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर, जिसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हिंदी में कहा जाता है। यह भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। दरअसल यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न मामलों की जाँच के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना वर्ष 1941 में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई थी, किंतु इसे लोकप्रिय नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI वर्ष 1963 में मिला था। ये इसका लोगो है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान आप लोगों को रखना है, खास करके CBI को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं यहाँ पर हम छठे प्रश्न पे। देखिए मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने हाल ही में 15 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? और यहाँ पर एक शब्द छुटा हुआ है, लगातार 15 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा आप लोग जानते हैं मालदीव के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज़ो हैं, यानी कि विकल्प नंबर C इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो ने हाल ही में मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल उन्होंने बिना रुके लगातार 15 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह रिकॉर्ड अब तक व्लादिमीर जेलेंस्की के नाम था। आपको ध्यान रखना 2019 में इन्होंने लगातार 14 घंटे
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ पर वर्ल्ड गलत लिखा गया, आप लोग सुधार कर लेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कब? तो 2019 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जितने भी लोग बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आगामी बीपीएससी खास करके 71वीं की बात करें तो जल्द ही आयोजित होने वाली, ऐसे में आप लोग घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को संचालित करने की दिशा में बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। और रिसेंटली इसी कोर्स में, जो बीपीएससी का प्रॉपर कोर्स है, हालांकि इसमें करंट अफेयर्स का ये कोर्स भी इंक्लूडेड है, जिसके माध्यम से चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है। करंट अफेयर्स के तमाम मटेरियल यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगा। लेकिन रिसेंटली अभी इसी कोर्स में टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक शानदार ऑफर आपके पास है, ये बार बार आपको नहीं मिलेगा, ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है। आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हुए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी टेस्ट सीरीज 71वीं बीपीएससी के लिए 70 फुल लेंथ टेस्ट, फिर सेक्शनल टेस्ट अलग अलग सेक्शन से आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, ये सभी आपको इसी मिल जाएंगे और सभी का पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर इस कोर्स के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। अच्छा, कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, 7वां प्रश्न है, किस देश के रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया व 267वां पोप चुना गया है, जिन्हें कि पोप लियो 14वें के रूप में जाना जाएगा? ये हैं रहने वाले अमेरिका के। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, अमेरिका के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, आइए देखते हैं वो क्या है और ये क्यों खबरों में बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो ये खबरों का विषय है ही, लेकिन अमेरिका की वजह से ये कुछ ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि पहली बार है जब यहाँ से किसी शख्स को चुना गया है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है कि 8 मई 2025 को वेटिकन सिटी में आयोजित कॉन्क्लेव में 69 वर्षीय कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को 267वां पोप के रूप में चुना गया, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल वह अमेरिका से आने वाले पहले पोप है और उन्होंने पोप लियो 14वें के रूप में अपना रीजनल नाम को सिलेक्ट किया है। यानी कि जो अभी वे नियुक्त हुए हैं, यानी कि मतलब ये प्रभार उन्हें दिया गया है, तो ऐसे में वो जाने जाएंगे पूरी दुनिया में पोप लियो 14वें के रूप में। हालांकि इससे पहले पोप फ्रांसिस के रूप में वो जाने जाते थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। वो जानकारी यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है कि वैश्विक रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का हाल ही में 21 अप्रैल 2025 को 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ, जिन्हें आप यहाँ पर एक्चुअली देख रहे हैं। दरअसल उनका नाम था कार्डिनल बर्गोलियो, जो कि आपको ध्यान रखना वे अर्जेंटीना के रहने वाले थे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। 21 को उनका निधन हुआ था और 26 अप्रैल 2025 को उनका अंतिम संस्कार वेटिकन सिटी स्थित सेंट पीटर्स स्क्वायर में किया गया। और यहाँ पर इसमें आपको ध्यान रखना है, अंतिम संस्कार समारोह में पूरी दुनिया के खास करके बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जिनमें भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुए थे। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 8वें नंबर प्रश्न पे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में दाखिला दिलाने के लिए हाल ही में ज्योति अभियान शुरू किया है? ये अभियान अभी हाल ही में केरला गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, अतः विकल्प नंबर बी करेक्ट है। देखिए, केरल सरकार ने प्रवासी बच्चों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में दाखिला दिलाने के लिए हाल ही में ज्योति अभियान शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, किसे? तो प्रवासी बच्चों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में दाखिला दिलाने का एक प्रकार का ये पहल है। और इसके तहत, यानी इस कार्यक्रम के तहत जो उद्देश्य इसका जो है एक्चुअली, प्रवासी श्रमिकों के 3 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों तक लाना है और दाखिला दिलाना है, जबकि 6 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के जो बच्चे हैं उसे सरकारी स्कूलों में लाना है। ये एक्चुअली यहाँ पर इस पहल का उद्देश्य है, जो एक्चुअली आपको ध्यान रखना है। दरअसल प्रवासी श्रमिक वर्तमान में केरल के कार्यबल का एक अनिवार्य हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर 35 लाख से अधिक श्रमिक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। तो ऐसे में उनके बच्चों को खास करके शिक्षित करने की दिशा में ये सरकार द्वारा, खासकर केरल सरकार द्वारा ये उठाया गया कदम है, जो कि एक प्रकार से सराहनीय कदम है। तो यहाँ पर फिलहाल इतनी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, दरअसल केरल की बात हो रही है तो केरल में, यानी केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि 28वें राज्यपाल हैं क्रम की दृष्टिकोण से। अच्छा, इससे पहले राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के राज्यपाल थे, ये गोवा के रहने वाले हैं एक्चुअली में। ठीक है, अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, राजधानी यहाँ की है तिरुवनंतपुरम। राज्यसभा की यहाँ पर 9 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें। अच्छा, केरल की स्थिति को आप यहाँ पर भारत वाले मैप पर देख सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिल जाती है।
अब आते हैं हम 9वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयु अनुकूल शहर के रूप में मान्यता दी गई है? देखिए, ये भी केरल से ही संबंधित प्रश्न है, क्योंकि ये जो शहर को लेकर एक्चुअली पूछा गया है कि जिसे अभी हाल ही में WHO द्वारा आयु अनुकूल शहर का उपाधि दिया गया, मान्यता दिया गया, ये केरल का कोझिकोड शहर है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केरल के कोझिकोड शहर को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज की सदस्यता के रूप में एक और वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। दरअसल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कोझिकोड इस मान्यता के साथ वैसे शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया जो कि नीति बनाते हैं, सेवा प्रदान करते हैं और बुजुर्गों की सहायता करने के उद्देश्य यहाँ पर बुनियादी ढांचे का विकास करते हैं, जैसे बुढ़ापे में उन्हें स्वास्थ्य, सक्रिय और रचनात्मक बने रहने में मदद मिलती है। और एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर मूल बात हो रही है आयु अनुकूल शहर की, और ऐसे में ये मान्यता दी गई है WHO द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें समझिएगा। ये शहर कौन सा है? तो केरल का कोझिकोड शहर है। अच्छा, कोझिकोड को लेकर या फिर केरल के कई शहरों को लेकर अभी रिसेंटली हमने और भी कई सारी जानकारी दिया है। एक रिवीजन के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपके बीच हमने पुनः वो चीज़ों को रखा। ध्यान दीजिएगा कि कोझिकोड शहर को हाल ही में 23 जून 2024 को, पिछले ही साल, यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया था पिछले साल। और ये ध्यान रखिएगा, कोझिकोड इस वजह से अभी खबरों में है, जो एक्चुअली प्रश्न में है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी पैटर्न बना हुआ है कि पिछले 2-3 साल पुराने भी चीज़ें करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं कोझिकोड खबरों में, तो ये भी पूछा जा सकता है। 23 जून 2024 को यूनेस्को द्वारा इसे सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया था। अच्छा, एक पॉइंट और, केरल में शिशुओं की जो मृत्यु दर है ये भारत के अन्य राज्यों से सबसे कम है। यहाँ पर बहुत कम शिशु मृत्यु दर देखने को मिलता है, जिस वजह से वर्ष 2002 में केरल को यूनिसेफ और WHO द्वारा प्रथम शिशु सौहार्द राज्य के रूप में यानी कि बेबी फ्रेंडली स्टेट के रूप में मान्यता दिया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक पॉइंट यह है कि 1973 में भारत का पहला महिला पुलिस थाना केरल के कोझिकोड में स्थापित किया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी ध्यान रखने योग्य है। आते हैं 10वें प्रश्न पे। हाल ही में 7 मई 2025 को सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? राइट आंसर है 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दूं कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को उत्तर और उत्तर पूर्व राज्यों के दूर दराज क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के माध्यम से भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य की गई थी। किस तिथि को? तो 7 मई 1960 को। ये तिथि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। दरअसल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हाल ही में 7 मई को इसका 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिस वजह से ये अभी खबरों में है। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 2015 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजाय यह रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अर्थात कहने का सेंस यह है कि यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अच्छा, जिसका टैगलाइन है हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है। ये इसका टैगलाइन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल जाती है। अच्छा, एक पॉइंट और अतिरिक्त आपके बीच हमने रखा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 3745 किलोमीटर है और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये कौन सा NH है? तो NH-44 ये भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो फिलहाल ये बातें ध्यान रखें। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न पे। देखिए, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर है इंग्लैंड के साथ ये समझौता हुआ। आपको बता दूं कि भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में लगभग 3 वर्षों के बातचीत के बाद ये बातचीत शुरू हुआ था 2022 में। तो 3 वर्षों के बाद ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। आपको ध्यान रखना है, इसके तहत ब्रिटेन को लगभग 99% भारतीय निर्यात अब टैरिफ मुक्त होगा, जिनमें कि वस्त्र, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, खेल के सामान, खिलौने, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो घटक, साथ ही साथ जैविक रसायन आदि शामिल होंगे, जो कि 99% भारतीय निर्यात पर अब ये चीज़ें टैरिफ मुक्त मिलने वाला है।
ठीक है, इस समझौते के तहत ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आगे अगले पॉइंट में हम बात करें तो वित्त वर्ष 24-25 में ब्रिटेन और भारत के बीच 21.34 अरब डॉलर का वस्तु व्यापार किया गया था, जो कि अगले 5 साल में इस व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि ब्रिटेन सरकार ने 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये लक्ष्य यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दोनों देशों के मध्य ये हुआ है व्यापार समझौते को लेकर, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसमें मतलब व्यापार किया जाएगा, मतलब मुख्य रूप से कौन कौन सा क्षेत्र यानी कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, कौन कौन से उत्पाद होंगे, वो चीज़ों को लेकर यहाँ पर जानकारी आपके बीच हमने रखा है। जो मूल बात यहाँ से आपको ध्यान रखना है, लगभग 3 वर्षों की बातचीत के बाद ये समझौता हुआ है और यहाँ पर 99% भारतीय उत्पाद जो होंगे वो टैरिफ मुक्त होंगे, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी टैरिफ की बात हो रही तो अमेरिका चाइना में एक प्रकार का इस मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खबरों में है। और यहाँ पर एक जानकारी और भी हमने आपको दिया था कि अमेरिकी सरकार ने अभी घोषणा किया है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अमेरिका के बाहर बनने वाले जितनी फिल्में हैं तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके पीछे रीजन ये दिया था कि अमेरिका के जो फिल्म मेकर हैं उसे दूसरे देश द्वारा प्रलोभन देके मतलब अधिक रुपया दे करके मतलब दूसरे देश बुलाकर वहाँ फिल्म बनाया जाता है। ऐसे में अमेरिकी फिल्म उद्योग जो है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो इसी चीज़ को रोकने की दिशा में ये किया गया है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझते हैं। हम चलते हैं अगले 12वें नंबर प्रश्न पे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत इस वर्ष 2025 में जीडीपी आकार के मामले में वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में किस देश को छोड़कर यानी किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। हालांकि इसकी थोड़ी जानकारी हमने कुछ में पहले भी आपको दिया था। ऐसे में राइट आंसर है जापान। अच्छा, शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है, फिर जर्मनी तीसरे स्थान पर है, इस समय जापान चौथे स्थान पर है और अपना भारत इस समय 5वें स्थान पर है। लेकिन जापान को पीछे छोड़ते हुए इस साल 2025 के अंत तक आपको ध्यान रखना भारत अपना चौथे स्थान पर आ जाएगा, जापान 5वें पे खिसक जाएगा, ये मतलब कहा गया है इस रिपोर्ट में। तो फिलहाल इतनी जानकारी आज के इस वीडियो में हमें मिलती है। हम चलते हैं अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न है कि किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को हाल ही में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। चीज़ें आपको विस्तृत तौर पे बताई गई है। कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, जितने भी लोग खास करके बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, ये कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपकी प्रिपरेशन यहाँ से बेहतर होगी। साथ ही साथ बेनिफिट यहाँ पर आपको यह है कि इसी में टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा और करंट अफेयर्स के जो सीरीज आप लोग फॉलो करते हैं, करंट अफेयर्स के वीडियोज देखते हैं, तमाम जो वीडियोज हैं PDF फाइल हैं, चाहे वो डेली, मंथली, ईयरली, सभी वो आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। इसमें एक अभी ऑफर है, कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा, कूपन कोड है BPSC 71। ये ऑफर जल्द ही समाप्त होने वाली है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें सिर्फ करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन यहाँ से करनी है तो ये वाला कोर्स है जो आपको लेना चाहिए। इसमें भी एक ऑफर है नए छात्रों के लिए, विशेष रूप से जो पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ये कूपन अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।